सो वी स्टार्ट विद द PYQ सीरीज और अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे जून 2016 अटेम्प्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पहले। सो व्हाट आई हैव डन, टेक्निकली मैंने जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनको पीपीटी स्लाइड पर लेकर आ गया एंड वी कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, राइट और उसमें फिर जैसे आपका कोई ग्रीवियंसेस रहेगा इसमें या डाउट्स रहेगा तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो, Yes. राइट। और यू वांट ओनली योर डाउट्स पार्ट, No, sir, it's fine. राइट। एक एक करके मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही कर लेते हैं ना, तो हाँ. पूरा ग्रिप में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज अगेन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स और यहाँ पर आपको बोला गया था कंप्यूट द पीई रेशियो फॉर द कंपनी। सो वी नो दैट पीई रेशियो इज आवर एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पर चाहिए। अब क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते तो यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 17,50,000 and then they say that the company has 1 lakh equity shares of face value rupees 10 and the current market price is 85. So the market price is given 85 rupees. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। what we need to find out is the earnings per Yes. share। तो इसके लिए अपना एक वर्किंग नोट बन जाएगा और वर्किंग नोट में आप ये देखो, आपको यहाँ पर वो बता रहा है that the net profit before tax is 17,50,000, राइट। Okay. अब इसमें आपको टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा विच इज 5 lakh 30%, 25,000. 5,25,000। बट क्योंकि ये वर्किंग नोट है तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, Okay. तो भी आपका चलेगा। क्योंकि कैलकुलेटर पे अगर आप 17,50,000 इंटू 30% माइनस इक्वल टू कर दोगे तो आपके पास स्ट्रेट अवे आ गया 12,25,000। 25,000. नाउ यू कैन डिवाइड इट विद द नंबर 1 ऑफ lakh. शेयर्स, तो ये हो गया 1 लाख। So your earnings per share is being calculated here और ये आपका earnings per share हो गया 25. 12.25. So this is 12.25. So 85 divided by 12.25. So आपका PE ratio आ गया 6.9। 938 is also fine, no? हाँ 938 is also fine, but P ratio पॉइंट डेसिमल के बाद आप दो डिजिट तक लिखोगे तो भी आपको चलेगा ये। So this way you have got the answer. So 4 marks, right? Yeah. ओके फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी एंड दिस इज अगेन फॉर 4 मार्क्स और यहाँ पर आपको बताया हुआ है जोया लिमिटेड ऑब्टेन्ड कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज एंड स्पेसिफिक कॉस्ट्स आर गिवन अगेंस्ट देम। सो डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी शेयर्स, तो ये सबका आपको कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द बुक वैल्यू एंड यूजिंग द मार्केट वैल्यू। तो आपके पास बुक वैल्यू वेट ये रहा, मार्केट वैल्यू वेट ये रहा। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा 4 into 5 प्लस 1 into 8 प्लस 6 into 13 प्लस 2 into 19, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल पूरा 13। और दूसरा हो जाएगा 3.8 into 5, 1.1 into 8, 9 into 13, 3 into 19 डिवाइडेड बाय 16.9, तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। weighted average cost of capital is your cost of debt into the weight of debt plus the cost of equity into the weight of equity plus the cost of preference into the weight of preference, and in this question we also have cost of retained earnings into weight of retained earnings. But there is a catch here, जब आप बुक वैल्यू पे लेते हो तो आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को कंसिडर करते हो, लेकिन यही कैलकुलेशन जब आप मार्केट वैल्यू पे करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑटोमेटिकली इंक्लूड योर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, Retained earnings. करेक्ट। तो बस आपको ये इतना सा ध्यान यहाँ पे रखना होगा। सो अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो लेट्स जो एग्जाम फॉर्मेट आपका बनेगा, तो फर्स्ट पार्ट आपका जो बनेगा दिस विल बी यूजिंग द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में आप यहाँ पर एक कॉलम बना दोगे अपने कैपिटल के लिए जिसमें आपके पास वो डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा। देन यू विल हैव अनदर कॉलम विच विल बी फॉर द अमाउंट, और फिर यहाँ पर आपका एक कॉलम आ जाएगा योर वेट, वेट नहीं बेसिकली कॉस्ट। वेट तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी द
कॉस्ट और ये हो जाता है आपके पास टोटल। तो आप अगर यहाँ पर चेक करो, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग, सो दिस इज डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इन सब के अमाउंट्स भी आपको मिलते रहेंगे। सो इट इज 4 lakh, 1 lakh, 6 lakh एंड 2 lakh, सो 4162। so this is 4162, and we also know the cost, this is 5, 8, 13 and 9, so this is 5, 8, 13 and 9। इसका टोटल अपने को पता है, दिस इज 13। तो बस अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, एंड वी आर गोइंग टू गेट द अमाउंट। सो 5, 4, this is 20, this is 8, and 13, 6 is 13, 6 is 28. 78, राइट, 9, दिस इज 18। तो ये आ जाता है आपके पास टोटल 20 प्लस 8 प्लस 78 प्लस 18, सो दिस इज 124. 124। सो दिस 124 डिवाइडेड बाय 13, तो हमारे पास जो वेट आ जाएगा, मतलब बेसिकली जो कॉस्ट आ जाएगा, दैट विल बी 9.53। सो द, या एक काम करते हैं, कंक्लूजन वाले चार्ट में हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। सेकेंड would be same way on the market value, so we will write the capital, then here this will be the amount, then it will be the cost, और यहाँ पे total। अब ध्यान रखने वाला पॉइंट बस यहाँ पर ये होगा that हम retained earnings को, मतलब अब यहाँ पर क्योंकि देखो retained earnings अपने को अलग से दिया हुआ है तो we can consider, लेकिन अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ रहता शेयर का तो हम वहां पर यही वाला काम करते। इस वाले क्वेश्चन के अंदर दे हैव गिवन यू द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिफरेंट, and they have given the market value of retained earnings also separately. So in this question we will consider, यहाँ पर ये वाला logic आपका नहीं लगेगा, but if it was something like this, that let's say it had given you the number of shares, और एक तरफ आपको face value देता, एक तरफ आपको market value देता, और आपको यहाँ पर reserves का भी valuation देता। सो इन दैट केस जब आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करते तो वहां पर हम लेते नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, Face. ये अपना बन जाता कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जो रिजर्व्स होता उससे हम कैलकुलेट करते कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू के अंदर हम फिर सिर्फ यहाँ पर यही करते n इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आता बिकॉज दिस मार्केट वैल्यू वुड हैव included the market value of the retained earnings, unlike this question where the amounts have been given separately। तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बना देंगे for debentures, preference, equity and retained earnings, और इनका अमाउंट है 3.8, 1.1, 9 and 3। so this is 3.8, 1.1, then this was 9 and this is 3, और इनका कॉस्ट अपने को पता है 5, 18, 13 and 9, so this is 5, 18, 13 and 9, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आता जाएगा। so this is 3.8 into 5, so this is going to be 19, this is going to be 8.8, 13 into 9 is 117, and this is 27, so 117 plus 27 plus 8.8 plus 19, so the total comes out to 171.8. however we know the total of this which is given in the question only, this is 16.9, right? so ये आ गया आपके पास 16.9। so taking these two informations अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं that the weighted average cost of capital based on, तो बेस्ड ऑन में आप यहाँ पर दे सकते हो ऑप्शन ए बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वुड बी 124 by 13, 124 by 13, and based on market value this would be 171.8 divided by 16.9।
सो 124 डिवाइडेड बाय 13, ये 9.53 आया था. सो दिस इज 9.53%. 171.8 डिवाइडेड 10.16. 10.16, सो ये आ गया 10.16%. राइट. तो ये आपके पास है. अच्छा, एक का ना कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ रहता है कि बुक वैल्यू में कम होगा, मार्केट वैल्यू में ज़्यादा होगा. यूजुअली ऐसा होता है, बट ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि ऐसा ही हमेशा रहेगा. सो सपोज कल को ये अगर 12% आए और ये 10 हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि शायद आपका आंसर गलत है. जस्ट चेक ऑन द कैलकुलेशंस इफ यू वांट टू. अदरवाइज दिस पे यू आर गोइंग टू सॉल्व. और 4 मार्क्स के लिए तो इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड वो वहां पर कुछ रहेगा भी नहीं. ओके. ओके, बट ऑल राइट. फेस वैल्यू कम रहता है ना जनरली. हाँ, जनरली अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू कम, मतलब विल बी ऑन द लोअर साइड एंड मार्केट वैल्यू विल बी ऑन द higher side. Generally it is like that, but if let's say it is less, then you don't have to get confused, because it is quite possible that the book value is more and the market value is less. Let's say the preference shares are being traded at discount, the debentures are being traded at discount, just like you see here. 4 is 3.8, so it's okay, there is no problem. Okay. All right, so next question that we have, this is from the derivatives. So equity shares of Shrill Limited are being currently sold for 450 rupees per share. Both call option and put option for 3 months are available for a strike price of 485. और यहाँ पर आपके पास प्रीमियम है. तो कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम है 15 रुपीज एंड पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम है 10 रुपीज. नरेश एन इन्वेस्टर वांट्स टू क्रिएट अ straddle position in his share. Find the net payoff on the expiration of the option period if the share price happens to be on that day 450 or to 525. So simple है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले straddle ऑप्शन के लिए, तो बाय straddle, वन कॉल बाय वन पुट. हाँ, तो आपके पास यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन होगा और आपके पास एक यहाँ पर पुट ऑप्शन होगा, और दोनों में ही आपका लॉन्ग पोजीशन रहेगा, है कि नहीं. या. You buy a call and you buy a put. Okay, when you buy a call, you buy a put, you pay the premium, correct? In both the case, you will have to pay the option premium, और दोनों ही केस में आपको ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर पे करना होगा. सो 20, 15 एंड 10 बोथ वुड बी पेड. बट इससे फायदा क्या हो जाएगा? विथ लॉन्ग कॉल पोजिशन you will have the right to buy, या. right? You will have the right to buy, and with long put you will have the राइट टू सेल. right to sell. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो करंट मार्केट प्राइस से तो अपने को वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, हमें स्ट्राइक प्राइस को चेक करना स्ट्राइक है. प्राइस. ठीक है. तो अब कॉल ऑप्शन के लिए अगर आप देखोगे, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट वेयर वी से दैट द मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज 450. इफ द मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज 450, तो आप यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन 485 आपका स्ट्राइक प्राइस था. सो कॉल ऑप्शन है तो S माइनस एक्स होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 485 माइनस 450. तो यहाँ पर इनको गेन हो रहा है कितना? 35 का. 35. लेस यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम आ जाएगा एंड योर ऑप्शन प्रीमियम इज 15. सो माइनस 15 इज द ऑप्शन प्रीमियम. सो ये 20 रुपीज पॉजिटिव. This is from the call, and from the put it will be Only X. option premium. हाँ, so this is going to be 450 minus 485. Since ये negative है, so option will not be exercised. Correct? Yet the option will be paid. Option premium would be paid. So only the option premium cost, which is 10 rupees. Correct? 10. तो ये -10 आपके लिए हो गया. तो नेट पोजीशन अगर आप देखोगे, सो द नेट पोजीशन इज +10. करेक्ट. अब यही अगर आप यहाँ पर सेकेंड पार्ट चेक करो, जहां पर वो बोलता है कि इफ द मार्केट प्राइस बिकम्स 525, 15 आ रहा है. 525, तो अब देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन में क्या हो जाएगा. कॉल ऑप्शन वुड बी S माइनस
x. So this is 525 minus exercise price अपना 450. तो आप ये देखिए 525 minus 450. So this is positive 75 minus option premium of 15. Correct? तो आपका नेट पे ऑफ जो यहाँ पर होगा दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 60. 60. और सेम वे आप यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए देखोगे तो x माइनस एस. सो दिस इज गोइंग टू बी 450 माइनस 585. तो ये निल हो जाता है बिकॉज द ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड. ये 10 रुपीज ऑप्शन प्रीमियम विल बी पेड. तो ये आपका हो गया -10. तो आपका जो नेट पे ऑफ होगा, योर नेट पे ऑफ वुड बी पॉजिटिव 50. बताइए, दिस इज सिंपल. Yes. ये अपन ने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया था, राइट? हाँ. ओके, फिर आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपके पास आएगा. सॉरी, वी डिड वन मिस्टेक. स्ट्राइक प्राइस इज 485. 480. सो ये पूरा कैलकुलेशन ये 485 से ही किया था. यहाँ पर अपन ने 450 कर दिया. ये 485 के हिसाब से होगा. तो ये सब चेंज हो जाएगा फिर, ये दो पार्ट. So this is going to be 485. So 525 minus 440. So this is going to be positive 25. और 15. हाँ, ये 485 तो ज़ीरो, तो नेट आपका पे ऑफ इज गोइंग टू बी 15 हियर. ओके, देन नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आता है that following are the details given for you for the two companies Beauty Limited and Pretty Limited. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको आर दे दिया, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के ई दे दिया, अर्निंग्स पर शेयर आपको ईपीएस दे दिया, डिविडेंड पर शेयर आपको डीपीएस दे दिया, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर फॉर बोथ द कंपनीज. तो आप कौन सा मॉडल यहाँ पर लगाओगे? ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलता है? यू गेट Sir. दिस इन वॉल्टर. Walter, that is DPS plus EPS minus DPS. हाँ, सो दिस इज गोइंग टू बी डीपीएस. अपन डीपीएस को कैपिटलाइज करेंगे, प्लस वी विल आल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न व्हिच विल बी अर्नड ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर, है कि नहीं? हाँ. सो दिस इज आर अपॉन के ई इनटू EPS ईपीएस minus DPS. माइनस डीपीएस, और ये पूरा अपॉन Okay. के ई. सो डीपीएस अपने पास है, तो हम अलग अलग कंपनीज है तो दो कैलकुलेशन हो जाएगा. सो वन वी डू फॉर द ब्यूटी लिमिटेड. सो फॉर ब्यूटी लिमिटेड यहाँ पर हमारे पास डीपीएस है 5 रुपीज़, के ई है अपने पास 15%. सो 5 डिवाइडेड बाय 15% प्लस ये आ जाता है अपने पास अर्निंग्स. आर इज 15, सो 15 डिवाइडेड बाय 15. करेक्ट. अर्निंग्स पर शेयर आपका 12 है एंड दिस इज 5. सो दिस इज 12 माइनस 5 एंड ये पूरा डिवाइड कर देंगे 15% से. So this becomes 5 divided by 15%. So this becomes 33.33. अब ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में. So this will be 7 divided by 15%. So this is going to be plus 46.67. So what is the value? 33.33 plus 46.67. So this becomes 80 rupees. ये हो गया. और प्रिटी लिमिटेड के लिए अगर हम यहाँ पर चेक करें तो प्रिटी लिमिटेड के लिए दिस इज गोइंग टू बी 2 रुपीज़ और के ई इनके लिए है 10%. सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 10%, देन बोथ इज सेम. सो दिस इज 10% अपॉन 10%. ईपीएस इज 10 और ये है 2. सो दिस इज 10 minus 2 and this whole divided by 10%. So this becomes 20 and this becomes 80 क्योंकि 10 10 cancel हो गया. This is ultimately 8 divided by 10% which is 80. तो ये value आ गया 100 rupees, right?
So make sense ये वाला? This is easy. After that, we have a question which is from the capital budgeting. तो कैपिटल बजटिंग में यहाँ पर बताया हुआ है आलिया लिमिटेड हैज टू अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन. So we have project A which requires a capital outlay of 1,60,000. We have project B which requires a capital outlay of 1,80,000, and both are estimated to provide a cash flow of 45,000 per year and by project A and 58,000 by project B per year for the next 5 years. और cost of capital आपको दे दिया 10%. Show which project is preferable from the point of view of NPV. So how do we calculate NPV? NPV में we take the present value of cash inflow and we deduct that with the present value of cash outflow. और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, Accept. एक्सेप्ट करते हैं, और नेगेटिव होता है तो उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिजेक्ट. ये तो हो गया अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रपोजल है. अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल आ गया तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू लुक फॉर विच वन इज हायर. ठीक है, सो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो इफ देयर इज अ म्यूचुअली exclusive proposal, we are going to accept the one which has higher NPV. राइट, हम उसको यहाँ पर चेक करेंगे. तो अब एनपीवी के लिए हमें यहाँ पर देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कैश आउटफ्लो आपका ईयर 0 पे जा रहा है. तो 160 एंड 180 इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दिस इज गिवन. व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो 45,000 और 58,000 दिया है. हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और रैदर अगर मैं बोलूँ तो हमें चाहिए क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%. 10% फॉर 5 years. करेक्ट. तो ये आपके क्वेश्चन पेपर के एंड में जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल आपको मिलेगा वहां से आपको सर्च करना होगा. आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के 10% पे जाओगे और 5th ईयर में जाकर आप वहां पर वैल्यू लेकर आओगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगा 3.7908 अगर आप क्वेश्चन पेपर में चेक करोगे तो. ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी अपना फिर सिंपल हो जाएगा. प्रोजेक्ट ए का जो एनपीवी होगा ये हो जाएगा आपके लिए एनुअल कैश इनफ्लो, जो आपके पास एब्सोल्यूट कैश इनफ्लो है, इनटू द क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ये बन जाएगा आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और इसको हम डिडक्ट कर देंगे विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सो नॉट जस्ट फॉर प्रोजेक्ट ए, इवन फॉर प्रोजेक्ट बी वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. सो लेट्स डू इट फॉर प्रोजेक्ट ए. तो प्रोजेक्ट ए का एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, इट इज 45,000. सो present value of cash inflow, this is 45,000 into cumulative present value factor is 3.7908. So 3.7908. तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गया, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू 1,70,586. 1,70,586. 586. And we already have the present value of cash outflow. This is given in the question. और ये अपने पास है 1,60,000. So this is 1,60,000. तो यहाँ हमारे पास आ गया NPV फॉर प्रोजेक्ट ए. तो क्या आया NPV, 10,586. 10,586. Same way we are going to calculate the NPV for project B. अब प्रोजेक्ट B में आप यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो एनुअल कैश इनफ्लो इनके लिए आ रहा है 58,000. सो दिस इज गोइंग टू बी 58,000 और cumulative present value factor 3.7908. So this is 3.7908 और ये वैल्यू आ गया 58,000 into 3.7908. तो the value is 2,19,866.40. And present value of cash outflow, this is again given in the question, or you can also write it this way, 1,80,000 into 1 क्योंकि उसका present value factor 1 होगा. So this is one, just another way of presentation. तो ये आप यहाँ पे डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास NPV आ जाएगा. So here the NPV is
39,866.4. 39,866.40. Now, since project B has higher NPV, it is better to select project B, right? तो ये आप यहाँ पे conclusion लिख दोगे. Since project B has higher NPV. So if both are negative, then also same. No, if both are negative, then you should not select any of the project. Then you should not select any of the project. तो आप वहां पर ये लिखोगे, since the negative, since the NPV of both the project is negative, hence both the project should not be accepted. However, if one has to select any one project from the two, then in that case जिसमें आपका lower That's negative. negative होगा, उसको आप pick करोगे फिर. So since project B has higher NPV, it must be selected. Yeah, it must be opted. ये आपका आंसर हो जाएगा. Okay. हाँ. All right. After this we have another question और ये आपके पास आ गया है with respect to the dividend. तो यहाँ पर आपको बता रहे प्रियंका लिमिटेड has 25,000 shares outstanding और current market price आपको दिया हुआ है 100. ठीक है. और वो आपको बता रहे द रिस्क मतलब कैपिटलाइजेशन रेट KE आपको दिया हुआ है 20% एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर. और वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड. तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा मेथड आप यूज करोगे. So P0 is equal to P1 plus D1 1 plus K राइट. divided by 1 plus K. राइट, क्योंकि आज से एक साल बाद का आपको वैल्यू बता रहा है. सी यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो 5 लाख रुपीस कंपनी अर्न करेगा, ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है. दिस मीन्स ये कौन सा वाला कैश फ्लो हो गया, दिस इज द कैश फ्लो विच इज गोइंग टू अराइज वंस. हाँ. करेक्ट. ये रेकरिंग आपको नहीं बोल रहा है वो. अब अगर आपका कैश फ्लो एक ही बार अराइज होता है तो आप क्या करते हो, यू टेक द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस KE. ये वाला फॉर्मूला लगता है. यहाँ पर अगर आप देखोगे व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज एक तो प्राइस हो जाएगा ईयर एंड पे और दूसरा हो जाएगा आपको जो डिविडेंड मिलेगा ईयर एंड पे. करेक्ट. और KE अपने को पता है वो क्या है 20%. नाउ वी नो दैट द डिविडेंड इन द कमिंग ईयर विल बी व्हाट, इट विल बी 0. 0 क्योंकि कुछ यहाँ पर पे आउट नहीं होगा. तो सिंपल है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE टू द पावर 1. तो P0 अपने को पता है द करेंट मार्केट प्राइस 100. इज 100 रुपीज. सो दिस इज 100. P1 अपने को फाइंड आउट करना है, D1 अपने को पता है 0 और यह है 20%. सो दिस इज 1. 1.20. Correct. So what is going to be the value? So P1 150. is going to be 120 rupees. Simple. The price at the end of the year would be 120 rupees. तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, राइट. अच्छा, इसके बाद में So फिर आप, ऐसे questions आते हैं क्या? अब ये तो क्वेश्चन पेपर से पिक किया अपन ने. नहीं means वो 2016 का है ना, तो अभी Yes, you will definitely get some of the questions would be as easy as this one and some of the questions would require little more time and little more conceptual. So you will get such kind of questions. अब आप देखो ना, जैसे आज हमने यहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर को शुरू भी किया था, तो अगर आप स्टार्ट में चेक करो, दिस क्वेश्चन टुक हाउ मच टाइम. जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये कितना था, कितना इजी क्वेश्चन था ये, राइट. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये हार्डली आपको 2 मिनट्स लगा इसको सॉल्व करने में, 2 मिनट्स में सॉल्व हो गया. जबकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट वाले लॉजिक के हिसाब से आपके पास 6 मिनट से इसको सॉल्व करने को, लेकिन आपने देखो इसको 2 मिनट्स में सॉल्व कर दिया. हावेवर अगर आप यहाँ पर चेक करो तो दिस टुक लिटिल टाइम, राइट. दिस टुक लिटिल टाइम, देन दिस आल्सो टुक लिटिल टाइम. हालांकि हम तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व कर रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा, अब ये वाला क्वेश्चन कितना इजी हो गया. दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो समटाइम्स in the question paper you will find a balance of both difficult and easy questions throughout. ये आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, राइट. Yeah. Okay. See what we have practiced in our regular lectures
इज ऑलमोस्ट अप टू सीए फाइनल लेवल का हमने टच कर दिया कॉन्सेप्ट्स को, जो जो चैप्टर्स कॉमन थे और जो नहीं थे उसमें भी हमने काफ़ी लेवल, वी हैव कवर्ड पीएम, वी हैव कवर्ड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी कवर किया था, सीए फाइनल के क्वेश्चंस को पिक किया हमने, हमने सीए इंटर के क्वेश्चंस को पिक किया, वी हैव आल्सो डन क्वेश्चंस फ्रॉम सीडब्ल्यूए इंटर, राइट। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिए, इसकी वजह से ये सब अपने को बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा है। But question paper will be a mixed blend. Like if you check this question, now this is a perfect 8 mark question. तो ये ऐसा नहीं है कि ये विद इन सेकेंड्स आपसे सॉल्व हो जाएगा 2-3 मिनट्स में। ये आपका फुल फ्लेजेड अच्छा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। एंड समटाइम्स आई टेल यू द क्वेश्चन विच अपीयर्स टू बी वेरी वेरी इजी, समटाइम्स इट हैज़ द मोस्ट गूगली पॉइंट इन द क्वेश्चन। लाइक ऐसा देखा गया है, we will come across such a question, I think either in this session or in the next PYQ session we will get that question, जहाँ पर क्वेश्चन देखकर इतना इजी लग रहा है कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बट देन इट हैज़ अ कैच, एंड देन वो कैच अगर आपने पकड़ लिया तो इट्स गुड, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स, Okay, sir. राइट। हाँ. So we have manufacturing firm has a credit sale of 360 lakh और एट प्रेजेंट उनका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 30 डेज है। देन द फाइनेंस कंट्रोलर estimates a bad debt losses of 2% of the credit sale. Okay. And then the firm spends 1,40,000 on debtors administration. So this cost comprises of telephone, internet billing and all those things. Okay. यहाँ पर आपको वो बता रहा है that a factor firm has offered to buy the receivables. The factor firm is going to charge 1% of the commission and will pay advance against the receivables at an interest of 15% after withholding 10% as reserve. तो ये 10% आपको बाद में मिलेगा, जो आपको बाकी 90% एडवांस मिल रहा है उसके ऊपर आपको 15% इंटरेस्ट देना होगा। सो व्हाट शुड द फर्म डू एंड अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको दो कैलकुलेशन करना होगा। एक वर्किंग नोट आपका बनेगा इसके लिए कि अगर आप ये फैक्टोरिंग पे नहीं जाते हो या एट प्रेजेंट कंपनी का क्या कॉस्ट है, और एक आपका वर्किंग नोट बनेगा जब आप फैक्टोरिंग करते हो तो क्या कॉस्ट होगा, और दोनों को फिर आप कंपेयर करोगे कि कहाँ पर आपका कॉस्ट कम आता है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट वेदर इट इज बेनिफिशियल और इट इज नॉट द बेनिफिशियल वन। बताइए, इज दिस क्लियर? Yes. ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले वर्किंग नोट वन हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट वन में अगर आप देखो तो आपको बता रहा है व्हाट इज द क्रेडिट सेल, the credit sale is 360 lakhs, right? So the credit sale is 360, so all यहाँ पर रुपीज इन लैक्स, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज 360 लैक्स। अच्छा, यहाँ पर आपको बता रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज, सो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज, राइट। सो व्हाट इज योर एवरेज डेटर्स, इससे पता चल जाएगा व्हाट इज योर एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर्स इज 30 अपॉन 360 into 360, correct? So your average debtors is 30 lakhs, right? आपका एवरेज जो जो डेटर्स होगा वो 30 lakhs हो गया, हाँ. राइट। अब एवरेज डेटर्स अगर 30 lakhs है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स या कॉस्ट ऑफ डेटर्स जिसको हम बोलते हैं। Yes. तो ये हो जाएगा 30 lakhs और उसके ऊपर आपको 15% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट। हाँ. तो ये आ गया दिस इंटू 15% अगर आप करते हो, सो 30 इंटू 15%, सो दिस बिकम्स 4.5। तो एक ये कॉस्ट आपके लिए हुआ, प्लस आपके लिए दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रहता है 1,40,000 का, प्लस द एडमिन कॉस्ट ऑफ 1.4 lakhs, करेक्ट। हाँ. एंड देन यू ऑल्सो हैव बैड डेट्स कॉस्ट। तो बैड डेट्स आपका कितना है, इट इज 2% ऑफ द क्रेडिट सेल, सो 360 का 2%, 360 का 2% इज योर कॉस्ट, सो 360 2% इज 72,
राइट? तो दिस इज योर 72, करेक्ट? ये वाला क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये आपका टोटल कॉस्ट कितना निकल के आ गया? दिस इज गोइंग टू बी 72 प्लस 4.5, 72 प्लस 4.5 plus 1.4. So this is 7.8 77 lakh 90,000. 90,000, करेक्ट? सो ये आपका करंट कॉस्ट है। अब आप यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 चेक करो कि अगर हम फैक्टोरिंग के पास चले जाते हैं तो फैक्टर एजेंट के पास जाएंगे तो वो 1% कमीशन लेगा सबसे पहले, है कि नहीं? तो हाँ 1% कमीशन विल बी फॉर योर जो आपका टोटल जो एवरेज रहेगा उसका 1% ये लेगा एवरेज डेटर्स का, है कि नहीं? तो आपका जो एवरेज डेटर्स होगा उसका कमीशन, so the commission will be your 1% of the average debtors. So this is 1% of 30 lakhs. तो एक कॉस्ट आपके लिए हो गया यहाँ पर 3 लाख। दूसरा आपसे यहाँ पर क्या चार्ज होगा? वो 10% विदहोल्ड करेगा, करेक्ट? और 90% आपको पे कर देगा। 90% पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 15%। तो आप ये देखिए बेसिकली योर interest on the amount disbursed। तो आप ये देखो ये हो गया 30 लैक्स, राइट? इस 30 लैक्स के ऊपर वो आपको 10% आपको डिसबर्स करके देगा, वो है कि नहीं? रिजर्व वो 10% रखेगा, करेक्ट? सो दिस इज सॉरी, ये देखो यहाँ पर जो है 1% commission. 1% कमीशन है, एग्जैक्टली 1%। तो ये 30,000 होगा, हाँ दैट्स व्हाट। सो दिस इज गोइंग टू बी 30,000 एंड इंटरेस्ट जो यहाँ पर आपसे लिया जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये देखो ये 30 लैक्स इसका। अच्छा, इसी में से ये अपना कमीशन को भी पहले डिडक्ट करेगा। जो यहाँ पर ये इसके पास 30 लैक्स है, 30 लैक्स में से अपना 10% वो रिजर्व यहाँ पर रखेगा, प्लस ये जो कमीशन का अमाउंट है इसको भी वो डिडक्ट करेगा, राइट? और ये जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको डिसबर्स किया जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट आपको डिसबर्स होगा दिस इज गोइंग टू बी 30 lakh minus 3 lakhs and minus 30,000. So you will be disbursed 26 lakh 70,000. 70,000 और इसके ऊपर आपसे 15% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। So this interest amount is going to be 33,375. 33, 375. 33,000. सॉरी मैंने ये एब्सोल्यूट अमाउंट पे ले लिया, सॉरी। और ये आपका 30 डेज के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। So this is going to be 30 divided by 360. So this is 30 divided by 360. So this becomes 33,375. आप बताइए, is this clear? हाँ Right? अच्छा, अब फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो कॉस्ट होगा यहाँ पे जो फैक्टोरिंग कॉस्ट होगा आपका, दिस इज लाइक पर एनम, दिस इनटू 30,000, दिस इज पर एनम ना, ये तो हाँ एक राउंड का है 30 डेज के लिए। सो दिस इज कॉस्ट पर 30 डेज। तो आपका टोटल कॉस्ट ये हो गया 30,000 प्लस 33,375, 63,375, राइट? अब ये जो कॉस्ट था ये आपका पूरा पर एनम कॉस्ट था, है कि नहीं? हाँ तो आपको यहाँ पर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द कॉस्ट per annum? So cost per annum would become
63,375 इंटू 12, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया 7,60,500। बताइए, इज दिस क्लियर? हाँ हाँ राइट। अब इसको आप कंपेयर करोगे इससे, आई थिंक वी हैव डन सम हाँ एरर हियर, थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर हमने किया यहाँ पे। दिस इज 7.2, दिस इज नॉट 72, दिस इज 7.2, बिकॉज 77 lakhs और उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो दिस इज 7.2 प्लस 1.4 प्लस 4.5। अब बताइए, दिस वुड ऑल्सो बिकम 30 डेज का ना, बट ये नहीं, ये हाँ तो 30/360 अपन ने ऑलरेडी कर दिया इसका। दिस इज फाइन, 30/360। हाँ सॉरी, ये 30/360 तो उसके लिए हुआ है ना, एवरेज डेटर्स के लिए। ये वाले अमाउंट में एरर है, देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस वुड बी 30/360। सी ये 30/360 हमने क्यों किया था, बिकॉज दिस इज एवरेज डेटर्स हम्म एंड दिस इज द टोटल क्रेडिट सेल। या अब ये 30/360 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज n/12 जो आप लोग करते हैं ना, हम्म वो यहाँ पर आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 30 इंटू 15% इंटू 30 divided by 360. So this is going to be 0.375. So just now जैसे ऋतुपर्णा जी मैंने आपको बताया ना, we have a catch. देखो this was the catch in this question, right? जैसे 30/360 हमने किया, तो I just forgot to write here 30/360. ये वाला 30/360 लिखना मैं भूल गया, क्योंकि यहाँ 30/360 लिया ना, तो साइकोलॉजिकली क्या आता है कि ऑलरेडी वो n तो हमने कर ही दिया ना। सी हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट, इट इज p इंटू हाँ आर इंटू टी ना। हाँ अब यहाँ पर p को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, 30/360, बिकॉज 30 इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड 360 इज योर क्रेडिट सेल्स, तो इससे आपका निकलता। और t भी आपका क्या है, 30/360, बिकॉज 30 डेज आउट ऑफ 360। तो ये ऐसा यहाँ पर कई बार मिस्टेक हो जाता है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? यस So this is 8.975, राइट। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे, सो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में कंपनी का कॉस्ट कितना है, इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर द कॉस्ट इज 8.975 lakh. So this is 8,97,500, ओके। और अभी जो आपका आ जाएगा अंडर फैक्टोरिंग 7,60,500, सो टेक्निकली नेट सेविंग आपके लिए कितना रहेगा, 897,500 minus 760,500, so this is 1,37,000। बताइए, इज दिस क्लियर? राइट। तो ये अपना एक 8 मार्क्स का पूरा फुल फेजेड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर जो देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव दिस, ओके। अब अगर आप इसमें देखो तो एबीसी टेक्निक आ गया ना। व्हाट इज एबीसी टेक्निक, तो एबीसी टेक्निक में हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में स्प्लिट करके रखते हैं। तो ए वाला जो कैटेगरी होता है, दिस इज हाई वैल्यू आइटम्स, ठीक है। दिस इज हाई वैल्यू आइटम्स जिसमें ज्यादा कंट्रोल्स होते हैं, रिकॉर्ड ज्यादा मेंटेन करते हो। बी वाला जो होगा, दिस इज लिटिल लेस देन ए, ठीक है। सो दिस इज लिटिल लेस देन ए। और सी जो होता है ये आपके लिए लो प्राइस या लीस्ट इंपॉर्टेंट जैसे जो रहते हैं ना, इसमें आपका सिंपलेस्ट कंट्रोल रहेगा,
एबीसी टेक्निक में आप ध्यान रखना, A is the one which will require very tight control. This will require very tight control. B would require less tight control. Okay. And C will require simplest control. And how do we determine? We determine it by the value. तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? It's a टोटल very easy कॉस्ट। question. हाँ, तो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इनका वैल्यू आ जाएगा, एक एक का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास एक एक का वैल्यू आ जाएगा, हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे कौन सा हाई वैल्यू का है, कौन सा मीडियम वैल्यू का है और कौन सा लो वैल्यू का है। एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड विच ऑफ द स्टॉक वुड गो वेयर इन विच कैटेगरी। ओके, सर ओनली अमाउंट निकालना है कि परसेंटेज भी दिखाना है उसमें, जैसे कॉस्टिंग में करते थे? देखो जैसे कॉस्टिंग में करते थे आप, वैसे परसेंटेज में निकाल सकते हो, अदरवाइज अमाउंट लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। Even if you just take the amount, you can हाँ, solve it. Even if, ठीक है, तो अमाउंट लेकर भी आप इसको सॉल्व, और परसेंटेज ले लोगे तो भी बात तो वही रहेगा ना, अल्टीमेटली यू आर पिकिंग अप द अमाउंट्स एंड परसेंटेज वैसे ही, तो ये चलेगा। तो जैसे परसेंटेज लेकर करते तो वो भी चलेगा। सिंस 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर टाइम नहीं है फटाफट से इसको फिनिश करना है, तो आप अमाउंट लेकर भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, जो हाई वैल्यू का रहेगा वो। हाँ। ओके, then next we have this Karina Software, a technology firm. It has 3 divisions with the following characteristics, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर मेन फ्रेम्स, इनका बीटा दिया और मार्केट वैल्यू दिया है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द फर्म। अब ये बीटा ऑफ द फर्म बोल दो, या फिर जैसे हम कैलकुलेट करते थे ना बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, हाँ। ये वही सेम बात हो गया ना। अब आप इसको देखो, यू हैव अ पोर्टफोलियो जिसमें आपके पास ये 3 कंपनी के शेयर्स हैं, इनका ये रेस्पेक्टिव बीटा है और ये इनके मार्केट वैल्यू है। तो कैलकुलेट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, तो जैसे वेटेड एवरेज करते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर देंगे। सो आप ये देखो 1.4 इंटू 120, 1.9 इंटू 160 एंड 1 इंटू 260। सो व्हाट इज ऑल दीज इक्वल टू? अगर आप देखो, सो 1.4 इंटू 120, सो दिस इज 168, 1.9 into 160, so this is 304 and this is 260। तो इसका टोटल ले लेते हैं, 260 plus 304 plus 168, so this is 732, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, जो भी आपका 540 टोटल वैल्यू है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द बीटा ऑफ फर्म? दिस इज गोइंग टू बी 732, 1.36। हाँ, डिवाइडेड बाय 540। तो ये आया आपके लिए 1.3555 आ रहा है, तो उसको आप सर ये 1.36। शॉर्टकट है ना, जैसे हम लोग और लेंथी प्रोसेस। देखो हम ऋतुपर्णा जी जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो वी आर हाँ। गोइंग टू सॉल्व इट सेम इन द सेम मैनर। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ फर्म, ओके। और बीटा ऑफ फर्म में आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करो। ये हो गया आपके लिए कंपोनेंट, जैसे हमने वैक कैलकुलेट किया था ना, हाँ हाँ, बस उसमें भी है। एग्जैक्टली हाँ, बस वो एग्जैक्टली ऐसे। प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल के फिर प्रोपोर्शनेट हाँ, बीटा निकाल। बस बस ये वाला। सो व्हाट वी डू नॉर्मली इज 1.4 into 120 divided by 540, then हाँ। 1.9 into 160 divided by 540, 1 into 260 divided by 540। now divided by 540 is common in all the three, हाँ। तो divided by 540 को हम लास्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो हम्म, दिस वे वी कैन सॉल्व। आया समझ में? हाँ। तो ये इस हिसाब से हो जाएगा। तभी अब नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द बीटा ऑफ इक्विटी if the firm divested। now when we talk about the firm divested, मतलब वो बिजनेस से निकल रहा है, करेक्ट। और 1.1। सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस से जब वो निकल जाएगा, तो फिर आप इसको काउंट नहीं करोगे, ये बेसिकली आप फिर काउंट नहीं करोगे, और ये हो जाएगा 168
plus 260. So 168 plus 260. So this becomes 428. सेम वे आप ये 540 भी नहीं लोगे, you would take 120 plus 260. So this is 380, right? So 428 divided by 380. So this becomes 1.12. अब बताओ, is this clear? ये clear हुआ? आगे बता रहे, if you are asked to value the software business for divestiture, then which beta you would use for valuation? तो आप बताइए, अगर आप 1.90 1. 90 सॉफ्टवेयर का जो बीटा है। सॉफ्टवेयर का जो बीटा है आप उसको लेकर यहाँ पर सॉल्व करोगे, और क्यों? क्योंकि वो जो उसका हाँ रिस्क है, मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर डिवीजन जो है उसके रिस्क पर ही तो उसका वैल्यूएशन निकलेगा ना, हाँ राइट? सो देयरफॉर वी विल टेक द बीटा ऑफ द सॉफ्टवेयर डिवीजन। तो आपको यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, मतलब डोंट जस्ट राइट 1.9 दिस विल बी द बीटा, आप वहां पर रीजन भी दे देना व्हाई यू आर गोइंग टू यूज, because the beta represents the risk, and the risk of the software division should be used for evaluating the value of the software division. Okay? हाँ Okay. फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4C was a theory question, determinants of the dividend policy, तो उसको मैंने नहीं किया यहाँ पे। और 5A अब यहाँ पे आ जाता है। नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम द रिसीवेबल मैनेजमेंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इट सेज दैट अलायंस लिमिटेड हैविंग annual sales of rupees 80 lakh extends 30 days credit period to its debtors. The variable cost is 80% of the sales and the fixed cost is 8 lakhs. Then the company intends to change the credit policy. तो एट प्रेजेंट जो है उससे ये लिबरल करना चाहते हैं, 45 डेज, 60 डेज, 75 डेज, और इसमें इनको कमेंसरेट सेल्स में इतना इंक्रीज होगा। दे रिक्वायर अ प्री टैक्स रिटर्न ऑफ 20%। तो ये अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए काम आ जाएगा, एंड वी हैव टू असेस व्हिच इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉलिसी बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल अप्रोच। यहाँ पर अपने टोटल 4 कॉलम बनेंगे, ए बी सी, और एक अपना एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक है? और हम इंक्रीमेंटल अप्रोच से फिर उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो आप ये देखो यहाँ पर, सो बेसिकली जब आपको यहाँ पर असेस करना होगा तो क्या होता है, जब भी हम अपने क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल करते हैं, जब भी क्रेडिट पॉलिसी अपना लिबरल होगा, क्या होगा यहाँ पे, whenever the credit policy is going to be liberal, you will have increase in sales, correct? हाँ Right? But also, Liquidity also yes, in there will be increase in investment of debtors, right? So this is going to be your benefit, but this is going to be your cost. Nothing is mentioned about the bad debts. If anything would have been mentioned about bad debts, तो हम यहाँ पर bad debts को भी ले लेते, but since इस question में bad debts नहीं दिया तो हमें कुछ नहीं करना। What about this fixed cost? This is going to remain same, तो इसमें तो कोई impact आपका पड़ेगा नहीं, राइट? और वैसे भी इंक्रीमेंटल अप्रोच पे अपने को करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज इंक्रीमेंटल सेल्स and then what is incremental investment in the debtors, and accordingly we are going to calculate. आप बताइए। जैसे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालते थे वैसे ना। हाँ, जैसे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालते थे बिल्कुल वैसे हम यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? हाँ तो आप देखिए, अच्छा अब एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि आप जब कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ डेटर्स निकालोगे, ये डेटर्स किसके ऊपर होगा आपका, मतलब व्हाट विल यू पिक अप? We will pick up debtors at sales price or cost price? नो टोटल कॉस्ट जो है कॉस्ट जैसे प्राइस के ऊपर। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। हाँ, तो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो विल पिक अप द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट। हालांकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपका सेम रहेगा थ्रू आउट। सो विल मेक फॉर प्रपोजल सी, बी, ए एंड द प्रेजेंट पॉलिसी।
तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास सेल्स, सो एट प्रेजेंट आपका सेल्स है 80 लैक्स। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम आंसर में लिख देंगे रुपीज इन लैक्स, तो ये 80 लैक्स हो गया। दिस बिकम्स 86, 90 एंड 92, 90 एंड दिस इज 92, करेक्ट। तो ये आया हमारे पास सेल्स, ठीक है। अब इस सेल्स में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनका कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट which is at the rate 80%. So 88, this is 64, 64, 60, 86 70, into 80. So this is going to be 68.889. This is 72. 72, and this is 92 into 80%, which is going to be 73.60, right? Yes. And we are also going to have a fixed cost of 8 lakhs. 8. So ये fixed cost 8, 8, 8 and 8. तो ये आ गया, Total cost 72. so this is 60. 72, 68 plus 8, so this is 76.8, this is going to be 80, and 73.6 plus 80, 81.6. 81.60। तो ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट, करेक्ट। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आया। अब इस टोटल कॉस्ट में हमें पता है व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट। Hmm. प्रॉफिट इज एट द रेट 20%, करेक्ट। प्रॉफिट इज एट द रेट 20% ना यहाँ पे। ये तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है ना, पहले प्रॉफिट निकालेंगे ना, सेल्स सॉरी, माइनस कॉस्ट। सॉरी, ये आया टोटल कॉस्ट, जस्ट वन मिनट। तो यहाँ पर आ गया अपने पास प्रॉफिट, ये आ गया अपने पास सेल्स। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दिस विल बी 1 माइनस 2। तो ये आ गया आपके पास 8। ये आपके पास कॉस्ट आता है 86 माइनस 76.8, 9.2. 9.2, this is 10. 10, and this is 92, 10.4. 10.4. 10.4। अब आ जाएगा आपके पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपके पास 1.202 एंड दिस इज 2.40। तो ये आ गया आपके पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ये एक सेगमेंट हो गया। सेम वे अब आपको यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डेटर्स पे निकालना होगा, राइट। तो आप प्रेजेंट में देखिए, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है, वो 30. एवरेज कलेक्शन पीरियड है आपका 30, then it become 45, 60 and 15. So this is 30, 45, 60 and 75, 60 and 75। Okay, what is the cost of sales? ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। So this is 72, this is 76.8, then this is 80 and this is 81.60, करेक्ट। तो ये आपके हो गए 5.92. एवरेज डेटर्स। तो दिस इज गोइंग टू बी ACP बाय 360 इनटू द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये आ जाता है कितना, 5.92. 5.92। दिस बिकम्स 45 बाय 360 into 76.8, so this is 360 लेके 365 ले रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ बताया है नहीं, 365 बोला है ना, तो वी विल टेक 365 हाँ, then this will be 365। 9.47. फिर ये चेंज हो जाएगा जो मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने 360 के हिसाब से 9.6 लिया था।
So this is into 360 divided 365. So ये 9.46 आ गया. 47. हाँ ठीक है, राउंड ऑफ अगर आप कर दो तो 47 आ जाएगा. Then this is 60 divided by 365 into 80. So this is 10.15. 13.15. This is 75 into 16.77. 16.77. 16.77. ये तो हो गए आपके एवरेज डेटर्स. अब इसी में आप क्या करोगे? व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल डेटर्स? तो इंक्रीमेंटल डेटर्स यहाँ पर आपके पास हो गया 16.77 माइनस 5.92. सो दिस इज 10.85. 13.15 minus 5.92. 7.23. 7.23 and 9.46 minus 5.92. So this is 3.58. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगता है आप मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पे, तो जब आप ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे निकालो ना, तो यहीं पर नीचे लिख लेना 5.92. ओके. अगर आपको याद हो, जब हम रेगुलर लेक्चर में भी थे, तो किसी से ये मिस्टेक हो गया था कि 5.92 को तो यहाँ पर माइनस किया, इधर 9.46 को कर दिया था. हाँ. याद आ रहा है? तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेटर्स एट द रेट 20%. सो 3.54 का 20%, दिस इज 0.708. 7.23 का 20%, दिस इज 1.44. एंड 10.85 का 20% इज 2.17. तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट. सो आप ये देखिए, you have incremental profit in each of the three cases A, B and C. 1.2, 2 and 2.4. So this is 1.2, 2 and 2.40. और यहाँ पर आपके पास incremental cost आ गया, which is 0.70, 1.44 and 2.17. So which is good? Net position. So 1.2 minus 0.7, this is 0.50. 2 minus 1.44, 0.56. 0.56. I think this is going to be the best. This is 2.4 minus 2.17. So this is 0.23. So this is the best. आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ. राइट. तो सेम इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू दिस. यही अगर हम क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रिंजेंट कर देते तो क्या हो जाता? डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ डेटर्स, है कि नहीं? हाँ. और तब ये उल्टा हो जाता, ये हो जाता लॉस, ये हो जाता गेन. एंड अकॉर्डिंगली फिर हम चेक करते हैं नेट पोजीशन को. राइट. ओके. आफ्टर दैट वी हैव दिस अनदर क्वेश्चन. जॉय लिमिटेड इज सप्लाइंग गुड्स वर्थ $1 lakh to US importer. The amount is payable after 4 months. The current spot rate is this, and it is expected that rupee will appreciate in next 4 months and would quote 56.84. The importer accepts to pay immediately if 2% cash discount is offered by Joy Limited and the current borrowing rate is 8% per annum. अब यहाँ पर borrowing लिखा है तो डिपॉजिट रेट भी आपका क्या रहेगा? 8 मंथ्स दोनों ही. तो अब अगर आप यहाँ पर चेक करो तो हमें ये देखना है कि जो पॉलिसी है यहाँ पर वो क्या है. एक ऑप्शन है, या तो हम इसको एक्सेप्ट करें आफ्टर 4 मंथ्स, है कि नहीं? एक्सेप्ट $1 lakh आफ्टर 4 मंथ्स. तो आफ्टर 4 मंथ्स अगर हमें मिलेगा तो कितना अमाउंट मिलेगा? तो व्हाट विल बी द रिसिप्ट?
$1 lakh. So the no $1 lakh तो मिलेगा, but the receipt would be as per which rate? Forward rate, 4 months forward. ये रहा, ये जो रेट है आपका 56. 56.84 के हिसाब से, है कि नहीं? So the receipt would be $1 lakh into 56.84. So this is going to be 56 lakh 1,000. 84,000, right? This is going to be the receipt. अब इसमें आप क्या बोलोगे कि अगर ये अमाउंट पहले मिल जाता, या आप ऐसे समझ लो क्या, चलो मैं अभी इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ. तो दिस इज द रिसिप्ट आफ्टर 4 months, बट what if you receive it immediately? $98,000. So one Spot is rate. receipt immediately after giving 2% डिस्काउंट. अब आप मुझे बताओ, ये जो 2% डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट आपको रुपीस में देना है या डॉलर में डॉलर में? $98,000 हो जाएगा. Converted to rupees 56,52,640. राइट. तो ये $1 lakh पे आप 2% का डिस्काउंट दोगे. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए कि $1 lakh है, इसमें आपने 2% डिस्काउंट देना है. सो यू आर गोइंग टू गेट $98,000, राइट? और ये $98,000 आप स्पॉट रेट में लेकर आओगे, जो अभी स्पॉट रेट है, विच इज 57.68, करेक्ट? हाँ. तो अब आप देखो 98,000 इंटू 57.68. So this is 56,52,640. 56,52,640, करेक्ट? अच्छा, उसके बाद में ये अमाउंट को आप क्या कर दो? Invest. इन्वेस्ट कर दो. दिस विल बी इन्वेस्टेड एट द रेट हाउ मच? 8%. 8%. 8% है ना यहाँ. दिस विल बी इन्वेस्टेड एट द रेट 8% फॉर 4 months. 4 months. तो ये हो जाता है 56,52,640 इंटू 8% इंटू 4 months. तो ये कितना अमाउंट आ गया? 1,50,737. 1,50,737. सो आपका इसमें टोटल रिसिप्ट कितना हो जाएगा? 58,03,377. सो द टोटल रिसिप्ट वुड बी, एक तो आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा 56,52,640, और दूसरा आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,50,737. सो टोटल रिसिप्ट आपके लिए हो गया 58,03,377, करेक्ट? सो दिस इज द टोटल रिसिप्ट अगर वो सेकेंड रूट लेते हैं तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा कि 2% डिस्काउंट देके इमीडिएटली आप पैसा ले लो एंड आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिसिप्ट मिलेगा. ठीक है, तो आपका यहाँ पर एडवाइस क्या हो जाएगा? सिंस द नेट रिसिप्ट अंडर second option is more, therefore it is advised. अब आप यहां पर है ना पूरा बता दो एडवाइस क्या क्या. एडवाइस टू गिव 2% डिस्काउंट, उसके बाद में Converted spot rate. convert the receipt of dollar into rupee using spot rate and then Invest. deposit the sum for 4 months at the rate 8% per annum. बताइए, इज दिस क्लियर?
हाँ। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं, यू हैव दिस क्वेश्चन जिसमें वो बता रहे हिमालय लिमिटेड अप्रोच्ड द बैंकर फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, द बैंक हैज अग्रीड टू सैंक्शन द सेम बाय रिटेनिंग मार्जिन्स। और आपको यहाँ पर वो बता रहा है रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स है। एस्टिमेट भी आपको दे दिया, सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेस्ड, मंथली एक्सपेंडिचर आपको दिया, एंटिसिपेटेड ओपनिंग स्टॉक, एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, और आगे बता रहे इन्वेंट्री विच इज देयर इन द प्रोडक्शन, ये भी आपको बता दिया। तो कन्वर्जन पीरियड जो था वो आपको यहाँ पर इससे निकलेगा। एंड द फर्म एंजॉयज अ क्रेडिट ऑफ 15 days ऑन इट्स परचेज, तो क्रेडिटर्स, एंड इट अलाउज 1 month क्रेडिट, तो एसीपी। On the sales order, company also received the advance of 2,50,000. अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है what is going to be the working capital which is required by the company, and दूसरा what is the working capital limit likely to be approved by the banker, and state your assumptions clearly. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट what is going to be रॉ the, मटेरियल्स। हाँ, रॉ मटेरियल्स का मतलब बेसिकली हर एक का स्टॉक कितना रहेगा। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है हम फर्स्ट उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमें ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है यहाँ पर, वी हैव ऑल दीज थिंग्स। अब इन सब के बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द क्रेडिट पीरियड एंड ऑल दोज थिंग्स, करेक्ट। ये हाँ। मंथली एक्सपेंडिचर एंड एवरीथिंग इज गिवन। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए निकालते हैं। तो हमें रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? फॉर रॉ मटेरियल वी नीड द टोटल जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया है कि नहीं। हाँ। फॉर दिस वी नीड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फॉर वर्क इन प्रोग्रेस वी नीड व्हाट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड फॉर फिनिश गुड्स वी नीड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो? हाँ। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाला। सो व्हाट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा, आप ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जितना आपने परचेज। परचेज किया माइनस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1,80,000। सो दिस इज 1,80,000। परचेजेस आपने किया 9,35,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो आपके पास है 155। 9,60,000 एनुअल कंजम्पशन। हाँ, तो ये अपने को चाहिए था एनुअल कंजम्पशन। तो इस एनुअल कंजम्पशन से, सो दिस मंथली इज में द, लाना है। हाँ, मंथली ले आएंगे। सो वी ऑल्सो नो व्हाट इज द रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ये भी अपने को गिवन है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इट इज 2 months। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 2 months। तो इससे आप यहाँ पे देख लो व्हाट इज गोइंग टू बी 1,60,000। द एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। दिस इज 2/12 into 9,60,000. So 2 into 9,60,000 divided by 12. So ये आ गया 1,60,000, राइट। तो एक हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है, यस और नो? 14,40,000 हाँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अब जब आपको ऑलरेडी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है तो इससे आप अपना वर्क इन प्रोग्रेस निकाल सकते हो, हाँ। करेक्ट। तो अब वर्क इन प्रोग्रेस आपका कैसे निकलेगा? वर्क इन प्रोग्रेस, stock of work in progress would be the total cost of production into work in progress holding period
डिवाइडेड बाय, अब ये किस में आपका डेज में दिया हुआ है, तो डेज के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बताया, तो यू कैन कोट योर अजम्पशंस, तो आप यहाँ पे 360 कर दो डिवाइडेड बाय 360। सो आप देखिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 14,40,000। सो दिस इज 14,40,000। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इज 15 days डिवाइडेड बाय 360, तो ये कितना आ गया 60,000। 60,000। तो आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी आ गया, इट इज 60,000। अब हम यहाँ पर इसी तरह से Finished. फिनिश गुड्स का भी कैलकुलेट करेंगे। अब फिनिश गुड्स में आप देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए हमें क्या चाहिए था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डू हाँ, वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आंसर इज नो। सो वी आर cost of गोइंग टू यूज production. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली, करेक्ट। तो so this is going to be the cost of production which is proportionately equal to your cost of goods sold, ये अपना assumption है यहाँ पे, into finished goods holding period divided by, अब ये क्योंकि हमें months में दिया है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो this is 14,40,000 into 1 month by 12, तो 1,20,000, 20. 1,20,000। तो हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा आप देखो हमें हर महीना कैश चाहिए 50,000 रुपीज़, वो भी गिवन है आपके पास, हाँ, तो 50,000 का आपके पास ये अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ गया ना अपने पास, हाँ, 50,000 रुपये का अमाउंट भी अपने पास आ गया 50,000, तो ये भी अपने पास रह गया। अब हमें क्या करना है, हमें डेटर्स। करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। अब करंट, डेटर्स नहीं निकालेंगे। हाँ सॉरी, हमें डेटर्स भी यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, तो डेटर्स को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप ये देखो डेटर्स को हम किसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, या चलो मैं, सेल्स। हाँ, इसमें हम एक और चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, अमाउंट नीडेड फॉर मंथली एक्सपेंस, अमाउंट नीडेड फॉर, तो ये मंथली एक्सपेंडिचर है 50,000, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 50,000। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा डेटर्स के लिए, तो डेटर्स हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट डेटर्स ऑन सेल्स ऑल्सो एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डेटर्स ऑन कॉस्ट। तो क्या यहाँ पर आपको कुछ बताया है कि नो। डेटर्स को किसके ऊपर लेना है, नहीं बताया, तो हम डेटर्स को किसके ऊपर लेते हैं, कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट। लेते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज डेटर्स एट द रेट कॉस्ट, सो दिस इज 14,40,000 इंटू डेटर्स का एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 1 मंथ, so this is going to be 1 divided by 12, तो ये आ गया 1,20,000, ठीक है, राइट। तो हाँ, हमारे करंट एसेट्स सारे आ गए। हाँ, अब हमारे पास क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का बैलेंस ले लेते हैं, तो क्रेडिटर्स इज द कॉस्ट अपना रॉ मटेरियल्स जो हम यहाँ पर परचेजेस कर रहे हैं, है कि नहीं, हाँ, तो 935, तो दिस इज 9,35,000। और हम यहाँ पर अज्यूम क्या कर रहे हैं, दिस इज ऑल क्रेडिट परचेज, 16 मार्क क्वेश्चन है ना, तो हाँ, ये assumptions आप ऐसे लिखोगे, assumptions का लिस्ट ऐसे बनाओगे, it is assumed that the entire purchases are on credit basis, क्रेडिट। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 935, सेम में आप ये भी कर सकते हो, all credit sales, this is all credit sales, there is zero cash sales, क्योंकि anyway अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम यही अज्यूम करते हैं क्रेडिट पे है कि नहीं। हाँ, और यहाँ पर आपको 15 डेज का टाइम पीरियड दे रहा है, सो दिस इज 15 बाय 360, तो क्रेडिटर्स कितना आ गया, so this is 38,958.33, so 38,958, यही रख देते हैं। अब राउंड ऑफ भी कर सकते हो,
आप चाहो तो डेसिमल में भी रख सकते हो। फिर एक आ जाएगा हमारे पास क्या, कि कंपनी को एडवांस मिलता है। अब ये जो कंपनी को एडवांस मिलता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ करंट लायबिलिटी, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, कंपनी को एडवांस कितना मिल जाता है ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो एडवांस आप यहाँ पे देखो, एक ऑर्डर पे आपको यहाँ पे ऑन सेल्स ऑर्डर द कंपनी हैज़ एन एडवांस ऑफ 2,50,000। तो ये जो 2,50,000 आपके पास एडवांस हमेशा रहेगा, ये करंट लायबिलिटी की तरह रहेगा। तो आप ये यहाँ पर रख दोगे एडवांस रिसीव्ड। तो ये 2,50,000 आपके पास एडवांस आ गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट अब यहाँ पर आ जाएगा, व्हाट इज द नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर्स प्लस मंथली एक्सपेंसेस, ये हो गया आपके पास टोटल, देन लेस क्रेडिटर्स लेस एडवांस, और ये आ जाता है आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। तो रॉ मटेरियल्स हमारे पास था 160, सो रॉ मटेरियल इज 160, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000, 60,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, this was 50,000, this was 50,000. 5,10,000. So the total comes out to 5,10,000. मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ओके। हाँ, क्रेडिटर्स इज 8,958, 30,958 and advances 2,50,000, 2,50,000. So what is the net working capital? 2,21,042, 2,20,000, 1,040, हाँ 2,21,000 42, 042. 042। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ, हाँ, राइट? अब अगर आप यहाँ पे बी पार्ट चेक करो, बी पार्ट में वो क्या बता रहा है, दैट वर्किंग कैपिटल लिमिट्स विच इज लाइकली टू बी अप्रूव्ड बाय द बैंकर। तो बैंक क्या करता है, ये 3 पर मार्जिन रख लेता है कि नहीं? ये बैंक पे इन सब पे मार्जिन रख लेता है ना। हाँ, तो अब जो हमारा यहाँ पे बैलेंस आया है ना, ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट में अब देखो, आप चेक करो, आपका रॉ मटेरियल का बैलेंस कितना है, 1,60,000। इस 1,60,000 पे 18,000 हो जाए, 18% मार्जिन हो जाएगा, माइनस 18%, ये मार्जिन चला जाएगा। सो 1,60,000 इंटू 18% माइनस इक्वल टू, तो वर्क रॉ मटेरियल के लिए आपको मिलेगा 1,31,200। 200. सेम वे आप वर्क इन प्रोग्रेस लोगे 60,000, इसमें आपका मार्जिन कितना है 50%, 30%। सो दिस माइनस 30%, सो 42,000. 42,000। सेम वे यू हैव फिनिश्ड गुड्स जिसका बैलेंस है 1,20,000 और इस पर आपका 20%, 96,000. 96,000, 12,896। सेम वे यू विल पिक अप डेटर्स, और डेटर्स आपका है 10% और टोटल डेटर्स आपके पास है 120। सो 120 1,08,000. 10%, दिस इज 1,08,000, राइट? हाँ, राइट। अब आ जाता है इसमें आपका जो बैलेंस अमाउंट आपका रहेगा, राइट। अब वर्किंग कैपिटल लिमिट्स लाइकली टू बी अप्रूव्ड बाय द बैंकर, तो सिंपल यही अमाउंट आपके पास आ जाएगा।
दैट्स इट। ये जो अमाउंट आपके पास बचा, ये अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 131,200 प्लस 42,000 3 प्लस lakh 90 77,200. 3 lakh 77,200. दैट्स इट, सिंपल। अब बताइए, दिस इज क्लियर? हाँ. सो ये आपका जून 2016 अटेम्प्ट का PYQ पेपर कंप्लीट हुआ, राइट?